वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और स्टडी करते रहिएगा। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शुरू की थी इंडियन पॉलिटी और भारतीय राज व्यवस्था से भी हिंदी में कहा जाता है, जो कि मैंने पिछली दो वीडियो में समझाने की कोशिश की थी कि भारत में इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई थी। आज जहां से शुरू हुई शायद वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो मैंने आपको शायद लास्ट को पढ़ा दिया था प्लासी के युद्ध तक, जो 1757 में हुआ था, जो किस किस के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच तक हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध जो हुआ था, प्लासी का युद्ध, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इस युद्ध के बाद 1757 में बंगाल का जो नवाब बनाया गया था वो बनाया गया था मीर जाफर। कौन बनाया गया था? मीर जाफर इस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था। यहाँ से हम पढ़ा चुके थे। अब यहाँ से शुरू करते हैं। 1757 में बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। अब ये जो मीर जाफर था ये कब तक रहा था? ये जो है 1757 से 1760 तक रहा था बंगाल का नवाब। मीर जाफर ये जो है अंग्रेजों का खिदमतगार था। अंग्रेजों का खिदमतगार था, मतलब अंग्रेजों का सपोर्टर था। जब अंग्रेजों का सपोर्टर था, इसलिए जब तक ये बंगाल का गवर्नर रहा, बंगाल का नवाब रहा, तब तक अंग्रेजों को बहुत बेहद फायदा पहुंचा। लिख सकते हैं कि जब तक ये नवाब रहा, तब तक अंग्रेजों को बेहद फायदा पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि ये जो है किसका खिदमतगार था? ये अंग्रेजों का खिदमतगार हुआ करता था। इसके बाद 1760 में जो अगला नवाब बनकर आया वो था मीर कासिम। 1760 में बंगाल का नवाब कौन बना? मीर कासिम। ये जो मीर कासिम था ये बंगाल का नवाब बना 1760 में। लेकिन ये जो मीर कासिम है ये अंग्रेजों का खिदमतगार नहीं था, इसलिए इसने दो संदेश भिजवाए। एक तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। और क्या कहा? इसने कहा कि हमें आपसी रंजिशों को भूलकर एक बड़ी सेना तैयार करनी होगी, जिससे क्या होगा हम अंग्रेजों के खिलाफ उस सेना को तैयार करेंगे ताकि हम अंग्रेजों को भारत में अधिकार करने से रोक सकें। ठीक है ना? इसलिए
ये बात जो है ये बात जो है अंग्रेजों को पता लग गई और मीर कासिम, अंग्रेजों को ये बात पता लग गई कि मीर कासिम हमारे खिलाफ रणनीति तैयार कर रहा है। इसलिए अंग्रेजों ने 1763 में 1763 में इसने दो संदेश भिजवाए। एक संदेशा किसके लिए? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और एक किसके लिए? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के लिए। एक तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के लिए। और क्या कहा? वही कहा कि हमें आपसी रंजिशों को भूलकर एक बड़ी सेना तैयार करनी चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ, जिससे हम अंग्रेजों को भारत में अधिकार करने से रोक सकें। लेकिन ये बात जो है अंग्रेजों को पता लग गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया? 1763 में अंग्रेजों ने 1763 में मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया। जब इसे हटा दिया तो अगला नवाब किसे बनाया? फिर से अगला नवाब बना दिया मीर जाफर को। फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया। इसके बाद अगले ही साल 1764 में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? बक्सर का युद्ध, जिससे अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों का जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और भारत की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से, भारत की तरफ से 3 लोग लड़ रहे थे। कौन से? मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है ना? इस युद्ध में भी अंग्रेजों ने हमारी सेनाओं को हरा दिया। इस युद्ध में भी अंग्रेजों ने हमारी सेनाओं को हरा दिया। 1764 में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? एक तरफ था अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। जो क्या था? अंग्रेजी सेनापति, अंग्रेजों का
सेनापति था। और हमारी तरफ से कौन लड़ रहा था? हमारी तरफ से लड़ रहे थे 3 लोग। कौन कौन? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। लेकिन इस युद्ध में भी हमारी हार हुई। अंग्रेजों ने इस युद्ध में हमें पराजित कर दिया। लेकिन इस युद्ध के बाद संधि हुई, एक हुई थी 1765 में इलाहाबाद की संधि। उस संधि में क्या शर्त रखी गई थी? उस संधि में क्या शर्त रखी गई थी? उस संधि में शर्त रखी गई थी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में दीवानी के अधिकार केवल अंग्रेजों पर रहेंगे और कर वसूलने के अधिकार भी ब्रिटिशर्स के पास रहेंगे। सत्रह सौ पैंसठ में हुई इलाहाबाद की संधि। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई। अब ये संधि किस किस के बीच हुई? ये संधि हुई शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इलाहाबाद की संधि, ये संधि रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला के बीच हुई। शुजाउद्दौला के बीच हुई। अब इस युद्ध संधि में क्या रखा गया कि बंगाल में दीवानी के अधिकार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार किस पर रहेंगे? अंग्रेजों पर रहेंगे। इस संधि में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी के अधिकार अंग्रेजों पर रहेंगे। तथा कर वसूलने के अधिकार भी ब्रिटिशर्स पर रहेंगे। अंग्रेजों पर रहेंगे। ये 1765 की इलाहाबादी संधि में बात रखी गई थी। इसके अलावा 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का अगला नवाब
बंगाल का अगला गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। फिर से बना रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर, और बंगाल का गवर्नर 1765 में बना, लेकिन उसने एक गलत काम कर दिया। अब क्या कर दिया कि उसने बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। क्या लगा दिया? बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। 1765 में बंगाल का फिर 1765 में फिर से 1765 में फिर से बंगाल का गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। जब रॉबर्ट क्लाइव फिर से बन गया तो इसने क्या किया कि इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। इसने 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू कर दिया। अब द्वैध शासन क्या था कि द्वैध शासन में बंगाल का स्थानीय शासक जो कि नवाब हुआ करता था, और कंपनी को। द्वैध शासन में क्या था, हमें दो जगह कर देना होता था। इसमें दो स्थानों पर कर देना होता था। एक तो स्थानीय शासन के अंतर्गत आया करता था बंगाल का नवाब, जो 1765 में था। कौन? राय दुर्लभ। और दूसरा सीधा ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। अंग्रेजों को देना होता था। अंग्रेजों को लिखें या फिर लिखें कि कंपनी को देना होता था। ये द्वैध शासन था, ठीक है ना। 1755 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू कर दिया था। और ये द्वैध शासन जो है कब तक चला? द्वैध शासन चला 1772 तक। द्वैध शासन 1772 तक चला। और ये कितने साल चला? 1765 से 1772 तक 7 साल चला। और इन्हीं 7 सालों को भारत की लूट कहा जाता है। इन्हीं 7 सालों को भारत की लूट कहा जाता है। ये द्वैध शासन ये द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला। कब तो चला? 1765 से 1772 तक चला। इन्हीं 7 सालों को भारत की लूट कहा जाता है। भारत की लूट कहा जाता है।
क्योंकि इन्हीं 7 सालों में कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा था। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि कंपनी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है और कंपनी के सारे एम्प्लॉय भ्रष्टाचारी हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय देशों से भी ब्रिटेन में दबाव आया कि बंगाल में लूट अवैधानिक है और कहा गया कि बंगाल में द्वैध शासन को हटा दिया जाए। इसके लिए ब्रिटिशर्स की तरफ में भारत के लिए एक शासन व्यवस्था लागू की जाए जो कि भारत के लिए अच्छा शासन चलाना लागू किया जाए, या फिर अच्छा शासन चलाया जाए, शासन व्यवस्था लागू की जाए जिसमें भारत को अच्छा शासन दिया जाए। बंगाल के द्वैध शासन को खत्म करने के लिए 1772 में वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। 1772 में किसी गवर्नर बना के भेजा गया? वॉरेन हेस्टिंग को। और यहीं से बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। कब? 1772 में। 1772 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा किसे? वॉरेन हेस्टिंग को। इसके बाद भारत बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल है या फिर अंतिम गवर्नर है वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल के द्वैध शासन का अंत किया और एक नए पद की स्थापना की जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यह लिखते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन खत्म करने के लिए 1772 में गवर्नर बनाकर भेजा किसे? वॉरेन हेस्टिंग को। अब इसे भेजा गया 1772 में और इसने द्वैध शासन का अंत भी किया। लेकिन इसने आते ही पहली बात तो ये जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कहने का मतलब वॉरेन हेस्टिंग ही ऐसा व्यक्ति था जिसने द्वैध शासन खत्म किया और बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा 1772 ईस्वी में। और इसी ने एक नए पद की स्थापना की, अब कौन सा पद था वो? कौन सा पद था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन सा था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पद की स्थापना किसने की? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है ना दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ संवैधानिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, या फिर ये कहें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यहीं से शुरू हुआ संवैधानिक विकास। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कहें डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संवैधानिक विकास यहीं से शुरू हुआ, जिसके तहत 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1784 में आया था कौन सा? पिट्स इंडिया अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1753 में चार्टर एक्ट आया था। इस प्रकार से हम आगे आने वाले एक्टों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आज के लिए थैंक्स फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए संवैधानिक विकास शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपके रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करेंगे। 1773 में आए, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए उसके बारे में अच्छी डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद इसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसके लिए कौन सा अधिनियम आया जिसमें परिवर्तन किया गया। 1781 का अधिनियम आया था जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट में बदलाव किया गया था। 1784 में आया था आपका पिट्स इंडिया अधिनियम। ठीक है ना, पिट्स इंडिया एक्ट। और 1793 में आया था चार्टर एक्ट, जिसे राजलेख अधिनियम भी कहा जाता था। फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट। ये सब कुछ हम आपके बारे में इसके बारे में अच्छे से क्रम से बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।